नमस्ते। मेरा नाम नेहा द्विवेदी है और मैं न्याय पाना चाहती हूँ। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं न्याय पा सकूँ। मैं सही होकर भी न्याय पाने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ। मेरी इतनी ऊंची पहुँच नहीं है जहाँ से मेरी न्याय की पुकार को सुना जा सके, और ना ही इतना पैसा है कि कानूनी कार्यवाही करके मैं न्याय पा सकूं। मेरी लड़ाई ऊंची पद पे बैठे अधिकारियों से है जो अपना मनचाहा आचरण कर रहे हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने इलीगल तरीके से मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे आज ये भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, अपने मूलाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। बस इतनी सी मेरी गलती है जिसकी मुझे ये सजा मिली कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने कितने कितने संघर्षों के बाद, कितनी कोशिशों के बाद, कितनी मेहनत के बाद ये नौकरी पाई थी। जी हाँ, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और एक मिडिल क्लास को बिलोंग करती हूँ। सन 16 में आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक पद के लिए एग्जाम किया गया था, जिसे मैंने पास करके सन 19 में एनसीसी गोरखपुर 46 यूपी बटालियन में मेरी ज्वाइनिंग हुई। और ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही मुझे हरेस किया जाने लगा, टॉर्चर किया जाने लगा। पहले दिन से मैं इसका शिकार हूँ और आज तक मैं ये झेल रही हूँ। आज तक मैं इसका शिकार हूँ। जी हाँ, पहले दिन जब मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, वहाँ पे ना तो मेरा कोई जानने वाला था, ना मेरी कोई फैमिली मेम्बर था, ना कोई, मतलब दूर दूर तक वहाँ पे मेरा कोई भी ना रिलेटिव ना कोई। वहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई, मैं ये सोच के गई थी कि जा रही हूँ वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लूँगी, 1-2 दिन की छुट्टी ले लूँगी, उसके बाद वहाँ पे रहने की व्यवस्था देख लूँगी, कर लूँगी और फिर वहाँ पे अपना ऑफिस ज्वाइन करूँगी। जब वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने बड़े बाबू और जो वहाँ के लोग थे उन लोगों से बात करनी चाहिए इस पे। तो बात शुरू करने से पहले ही उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि देखो, यहाँ मेरी चलेगी, जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, और जो तुम सोच रही हो कि तुम्हें 1-2 दिन की छुट्टी मिले तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें रेगुलर आना है। तो मैंने कहा सर, मेरा तो यहाँ पे कोई जानने वाला है नहीं, मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी, और मुझे कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं जानता हूँ, आप जैसे रहे, जहाँ रहे, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ ऐसे में। मैंने सोचा जो वहाँ के सीईओ सर थे, शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर सकें। तो मैंने सोचा उनसे बात कर लेती हूँ, जो कि बड़े बाबू से भी ऊंचे पद पर थे। मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बहुत इजीली तरीके से कह दिया कि हाँ बेटा, आप जा सकते हैं, ठीक है, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, जब आपकी हो जाए तब आप यहाँ पे आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक। ये बात मैंने सोचा कि अपने बड़े बाबू को बताऊं कि देखिए सर, इजली वो सर मान गए हैं और ऐसा ऐसा, तो अब शायद कोई प्रॉब्लम ना आए। उनको जैसे ही मैंने बताया, वो एकदम आग बबूला हो गए कि मैंने मना किया था, उसके बाद भी आपने कैसे पूछ लिया, और ये नहीं होता है, इस डिपार्टमेंट में ये सब रूल नहीं होते, और आपको ज्वाइन करना है तो करना, और एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं जानता, वो बिगड़ना शुरू हो गए। तो हमने कहा सर, वो तो सीईओ सर ने कहा है, जो एक सीनियर हैं उन्होंने कहा है, तो इस पे तो आप पे भी मतलब कोई बात नहीं आएगी ना इससे। वो कह रहे हैं कि हाँ आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा है, भले वो ऊंचे पद पे हों पर यहाँ मेरी चलेगी, उनकी नहीं। और उन्होंने इस तरह से कह के मेरी बात खारिज की, और उन्होंने मुझे बहुत ही डराया धमकाया भी कि आज तो मैंने ऐसा करा है, अब कभी अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो उसके लिए मुझे पनिश किया जाएगा। मैंने पापा से ये बात कही तो पापा ने कहा कि ठीक है, अभी नया मामला है, कोई बात नहीं, बड़े बाबू की मान लो, यहाँ पे बिगाड़ करके मत रहो। मैंने कहा ठीक है। तो उस समय मैं अपने पापा और मम्मी और मेरे जो जिया जी उनके साथ गई थी, और कार में सामान रखा हुआ था। सोचा था एक दिन ज्वाइन करके वापस में लखनऊ आ जाऊंगी, लेकिन जब वो माने ही नहीं तो फिर क्या करते। उस समय रात भी हो रही थी,
पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, कहाँ देखे क्या करें कहाँ पे रहें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऑफिस भी बंद होने लगा था, सब अपने अपने घर जाने लगे थे। तो वहीं एक अंकल जी थे, शायद वहीं पे ही ड्राइवर अंकल थे। उन्होंने कहा कि आज रात आप मेरे घर पे रुक जाइए, फिर आप अपनी कल व्यवस्था कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा ठीक है जैसा जो हो। फिलहाल तो देखा जाए रात में कहाँ मैं अपना घर वो ढूंढूंगी रेंट के लिए। तो उनके यहाँ हम लोग रुक गए। मैं सुबह होते ही ऑफिस निकल गई, और जो मेरे पापा थे उन्होंने जैसे तैसे जो मिला उन्होंने रूम लिया और मेरा सामान उसमें रखा और चले गए। अब मैं कभी भी अपनी फैमिली से अलग नहीं रही और इस तरीके से, और सोच के कुछ आई थी कि हाँ शायद 2-4 दिन अपने घर पे रहूँगी, उसके बाद अपने आप को मैं समझा लूँगी, मना लूँगी कि हाँ मुझे अलग रहना है, मेरी नौकरी लग गई है तो शायद मैं रह पाऊँ। लेकिन अचानक से ऐसा हो गया है कि मुझे मेरी फैमिली को छोड़ना पड़ा और मेरे घर वाले तुरंत चले गए, जो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर उसके बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, लेकिन उसके बावजूद, उनकी बात मानने के बावजूद मुझे टॉर्चर करना या मुझे हरेसमेंट करना नहीं छोड़ा गया। मुझे वो हमेशा हरेसमेंट करते रहे, मुझे टॉर्चर करते रहे। उन्होंने हर बार यही बात कही कि मुझे सिर्फ वही काम करना है जो वो कहे, और बाकी चाहे जितने सीनियर हों आपको उनकी बात नहीं माननी। ऐसा हुआ भी, जो सीनियर बड़े बाबू के भी सीनियर थे, जिनके सामने बड़े बाबू कुछ नहीं बोल पाते थे, उनको मैं कैसे मना कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ काम दिया कि आपको ये करना है। बड़े बाबू भी वहीं पे थे, पूरा स्टाफ था, सबने ये देखा, उनके सामने कोई नहीं बोल पाया। जैसे ही वो सर गए, उन्होंने जो बड़े बाबू थे मुझसे कहा कि जाके उनको मना कर दो। मैंने कहा सर मैं कैसे मना कर दूँ? कह रहे ना मैं कह रहा हूँ ना मेरी यहाँ पे चलेगी, जाके उनको मना करो। हमने कहा सर मैं यहाँ पे नई आई हूँ और वो तो आपकी भी सीनियर है, जब आप उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते तो मैं कैसे बोलूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ चलेगी तो मेरी ही, वो 2 साल के लिए आते हैं, भले वो सीनियर हो पर वो 2 साल के लिए यहाँ पे रहते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं टिकेंगे और वो चले जाएंगे। तुम्हें रहना मेरे साथ ही है। अगर तुमने आज उन्हें मना नहीं किया तो फिर तुम नहीं सोच सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब मैं ऐसी दुविधा में पड़ गई कि मैं कैसे सीनियर को जाके मना करूं, उनके सामने ही उन्होंने कहा। और मुझे पहले भी वो हैरेस करते रहे, इसलिए मुझे वो काम ज़्यादा सही लगा कि मुझे जो सीईओ सर ने दिया मैं वो अपना काम करूं। लेकिन क्या बताऊं, उसके बाद वो नहीं माने। जब मैंने सीईओ सर का कहा जो काम करने लगी, तो मुझे रोज जब उनको मौका मिलता था तब आते थे, तब धमकाते थे, तब वो गुस्साते थे इस तरह से। तो मैंने एक दिन जाके सीईओ सर से बताया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। यहाँ तक कि एक दिन मैं ऑफिस गई, उसके बावजूद मुझे वहाँ पे साइन नहीं करने दिया, मुझे प्रेजेंट नहीं लगाने दिया, मुझे एब्सेंट कर दिया। जब मैंने बात कही कि मेरे आ जाने के बाद भी आपने उसे एब्सेंट क्यों कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो लेट हो गई हैं। मैंने कहा लेट क्या, मुझसे बाद में भी और लोग यहाँ आ रहे स्टाफ के। तो उन्होंने मेरी एक ना सुनी, और फिर जाके मैंने जो सीईओ सर थे उनसे मैंने ये बात बताई, तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। और वैसे भी आपको अभी लखनऊ जाना है कुछ दिनों में, अटैचमेंट आपका हो रहा वहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, अगर हो जाए तो कुछ दिन मुझे यहाँ सहना है, सह लेती, फिर मैं ट्रेनिंग पे चली जाऊँगी। मुझे पता लगा कि अंदर ही से किसी से मुझे ये पता लगा कि मुझे लखनऊ से बुलाया जा रहा है, वहाँ से लेटर आया है, पर मेरे तक ये बात नहीं आई। फिर एक बार हुआ, कुछ दिनों बाद फिर मुझे पता लगा दोबारा से बुलाया गया है, और फिर वही हुआ, फिर मुझ तक बात नहीं आई। फिर मुझे लगा कहीं क्या बात है, ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे नहीं भेजा जा रहा है। और सर ने कहा था अभी आपको बहुत जल्दी भेजा जाएगा। मैंने सीईओ सर से बात करनी चाहिए कि सर देखिए ऐसा हो रहा है, मुझे सुनने में आया है कि मेरा लेटर आ रहा है लखनऊ से, पर मुझ तक ये बात नहीं पहुंच रही ना, लेटर पहुंचा। तो सर ने कहा ऐसी बात नहीं है, आता तो आपको जरूर पता लगता, मुझे भी कोई सूचना नहीं है, आएगा तो पता लग जाएगा। मैंने कहा सर मुझे अंदर से पता लगा है कि वो आया तो है, पर उसे दबा दिया जा रहा है, आप तक भी उस बात को नहीं आने दे रहे हैं।
सर ने कहा अगर ऐसा है तो मैं पता करता हूँ। मैंने कहा जी देखिए, जब सर ने अपने स्तर पे मालूम किया तो सच में मुझे बुलाया जा रहा था, मेरा लेटर आया था, उसे दबा दिया गया था। 2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ। तो तीसरी बार सर ने कहा कि ठीक है, मैं अपने स्तर पे देखता हूँ और जैसे भी होगा मैं आपको भेज दूंगा ट्रेनिंग के लिए। मैंने कहा ओके सर। फिर उन्होंने मुझे भेजा भी, और जिस दिन मुझे जाना था ट्रेनिंग लखनऊ के लिए, तो वहाँ जब बड़े बाबू और लोगों को जब पता लगा, उनके स्टाफ के लोगों को, उनके साथ ही संगी जो थे उन लोगों को पता लगा, तो उसी में से एक ने कहा कि ज़्यादा खुश मत होना, जो तुम खुश हो रही हो ज़्यादा खुश मत हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें 2 महीने के अंदर ही वापस आना है। हमने कहा सर मैं 2 महीने में वापस कैसे आ जाऊंगी जब मुझे 1 साल की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, और वो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में मुझे 1 साल के लिए बुलाया जा रहा है, तो वहाँ आपकी कैसे चलेगी कि 2 महीने में मैं आ जाऊंगी। उन्होंने कहा अभी जो ये सीईओ सर हैं इनका ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब इनका ट्रांसफ़र होगा तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा, और 2 महीने में आप वापस आ जाएंगे। अभी आपको ये पता नहीं है कि यहाँ मेरी चलती है। मैं फिलहाल वहाँ से लखनऊ आ गई, और जब लखनऊ में आई तो यहाँ भी मेरे साथ वही सब हुआ जो मेरे साथ गोरखपुर में हो रहा था, जो कि मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। मुझे लगा कि मैं लखनऊ आ रही हूँ, अपने होम डिस्ट्रिक्ट आ रही हूँ, यहाँ मेरा ऑफिस चेंज हो चुका है, मुझे जो हरेसमेंट करते थे, जो मेरे साथ मेरा टॉर्चर करते थे मुझे, वो वहीं छूट गए हैं, वो लोग वहीं रहेगा। मेरे साथ फिर से नई ज़िंदगी शुरू होगी, फिर से मैं एक अच्छे माहौल में आई हूँ, वहाँ अच्छी तरह से रहूँगी। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं बदला। लखनऊ में भी वही चीज़ मुझे देखने में मिली। लेकिन फिर भी मैं एक जगह कहीं ना कहीं खुश थी कि चलो मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, अपनी फैमिली मिल गई, उसके साथ रह के करना पड़ रहा है। जो चीज़ मैं वहाँ झेल रही थी तो यहाँ पे भी झेलूंगी, लेकिन मेरे साथ एक ये प्लस पॉइंट है कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरी फैमिली है। और मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हार्ट अटैक पेशेंट थे, जो कि जब मैं लखनऊ आई तो उस समय वो हॉस्पिटल में थे, और वो तुरंत फिर डिस्चार्ज हुए थे, वहाँ पे आए थे घर पे। तो मुझे ये लग रहा था कि चलो मैं ऐसी हालत में अपने पापा के साथ हूँ, और फिर वहीं पे जैसा जो हुआ मैं अपना सहती रही। लेकिन एक बात मुझे हमेशा खटकती रही, हमेशा खटकी, कि जिस वर्ग के लिए मुझे बुलाया गया था उसी वर्ग के लिए मेरी ही ब्रांच पे एक लड़के को भी बुलाया गया। वर्ग ज़्यादा नहीं था पर उसके बावजूद उसे बुलाया गया, बल्कि और ब्रांचों में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को ही बुलाया गया। सिंगल पर्सन था, लेकिन मेरे में 2 थे। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, होगा, मुझे इससे क्या, मैं तो लखनऊ में ही हूँ। लेकिन 2 महीने होते ही मुझे ऑफिस में बुलाया गया। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे एक पर्चा थमाया गया कि इस पर आप साइन करिए। मैंने कहा ये क्या है सर? तो उन्होंने कहा कि आप वापस जा रही हैं। मैंने कहा वापस जा रही? कहाँ वापस जा रही हूँ? उन्होंने कहा आप वापस गोरखपुर जा रही हैं। मैंने कहा सर मेरा अटैचमेंट तो 1 साल का था, और ना तो मेरी भी ट्रेनिंग हुई है, ना कुछ, ना भी मेरी टाइमिंग हुई है, आप मुझे 2 महीने में क्यों वापस भेज रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए रीज़न मैं आपको नहीं बता सकता, और बस आप जा रही हैं, और आप जा क्या रही हैं, आप अभी निकल रही हैं, जाइए और जल्दी साइन कीजिए और निकलिए, क्योंकि आपको कल वहाँ पे ज्वाइन करना है। मैंने कहा अभी? मैंने कहा अभी कैसे सर, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, अचानक से आपने हमें ये लेटर थमाया कि अभी आपको निकलना है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, अभी हॉस्पिटल से आए हैं, और उनको मैंने बताया था कि मैं 1 साल के लिए आई हूँ। अचानक से उनको घर जाके ये बताओ मुझे अभी गोरखपुर निकलना है 2 महीने में ही, और मैं ये नहीं कर सकती, कैसे पॉसिबल है? और ना ही आप कोई मुझे रीज़न बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बस इतना जान लीजिए कि आपकी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो जो वर्क था उसके लिए 2 लोग काफ़ी हैं, मतलब 2 लोग नहीं है, मुझे 1 ही पर्सन चाहिए। तो मैंने कहा सर 1 पर्सन चाहिए
तो आप उस पर्सन को वापस भेजिए ना। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और बाकी जितने लोग भी यहाँ पे अटैच किए गए सब लेडीज हैं। एक वही जेंट्स था जो अटैच किया गया था जो मेरे ही वर्क के लिए। तो हमने कहा सर ना तो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है ना ही वो लेडीज, अभी तक जितनी लेडीज थी सब लेडीज ही बुलाई गई थी, तो मुझे वापस क्यों भेजा जा रहा? अगर वर्क इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ सिंगल पर्सन का है तो उसको वापस भेजिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते सर? फिर मेरे दिमाग में वही बात घूमी जो गोरखपुर में कहा गया था कि 2 महीने के अंदर मैं आपको वापस बुला दूंगा, और वहाँ मेरी चलती है। और यहाँ पे वो चीज़ प्रूफ भी हो रही थी। जी हाँ, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे ये था कि मुझे 2 महीने बाद वापस भेज देना है, तभी मेरे साथ मेरे ही पोस्ट पर 2 लोगों को बुलाया गया था। मुझे तो बस जो वहाँ सीओ सर ने कह दिया था उनके कहने पे यहाँ पे बुला तो लिया गया, लेकिन उनके ट्रांसफ़र होने के बाद 2 महीने में उनका ट्रांसफ़र हुआ है, उनके ट्रांसफ़र होते ही मुझे 2 महीने बाद यहाँ से वापस भेजा जा रहा था। बल्कि उस लड़के को भेजना चाहिए था, लेकिन मेरी यहाँ एक ना सुनी गई और उन्होंने कहा बस अभी आपको निकलना है, जाइए जाइए। उन्होंने ये लगाया और मैंने कहा कुछ सोचने समझने का मौका दीजिए। बस उन्होंने कहा नहीं अभी आप साइन करिए, आपको अभी के अभी साइन करना है वरना आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जी हाँ, जिस रूम में मैं थी उससे मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था कि पहले आप जब साइन करेंगी तभी आप बाहर जा सकती हैं। मुझे मजबूरी में साइन करना पड़ा। मैंने साइन किया, लेकिन मैं वो रीज़न जानना चाहती थी कि किस बेस पर उन्होंने ऐसा किया। मुझे कोई भी किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिला कि क्यों। उसके बाद मैंने सोचा ऐसे कोई जवाब नहीं दे रहा है। वहाँ पे जिसने भी मुझसे पूछा कि क्या हुआ ऑफिस में, मैंने जब बताया तो सभी शॉक रह गए कि ऐसे कैसे अचानक से, जब 1 साल का अटैचमेंट था, 1 साल की ट्रेनिंग पे बुलाया गया था, तो 2 महीने के अंदर कैसे ही आपको भेज सकते हैं, जबकि यहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 साल तक लोग यहाँ पे रुके हुए हैं जो कि 1 साल के लिए बुलाए गए थे। इससे पहले कभी ऐसा कोई केस नहीं हुआ था जिसे साल भर के लिए बुलाया गया हो और 2 महीने में वापस भेज दिया जाए, वो भी इतनी जल्दी कि आज की आज ही आपको निकलना है। पहली बार ऐसा केस आया। सबने कहा कि ये तो लीगल तरीका है ही नहीं, अचानक से आपको ऐसे कैसे भेज दे रहे हैं। मैंने कहा भेज रहे हैं तो भेज रहे हैं, अब क्या बताऊं। तो सबने कहा ये तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, सच में ये कोई षड्यंत्र मुझे लग रहा है। मैंने कहा मुझे भी पता है मेरे साथ ये एक षड्यंत्र हो रहा है जो कि गोरखपुर से चला आ रहा है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर देखती हूँ जो भी होगा। मैंने सोचा एक पत्र के माध्यम से मैं पूछती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे पूछने पे मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक प्रतिवेदन तैयार किया जिसमें मेरी रिक्वेस्ट भी थी कि कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए मुझे यहीं पे रहने दे, और जब तक मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ या जब तक संभालूँ, है ना, जब तक मैं समझ पाऊँ और मुझे जब तक ये जवाब चाहिए, जब तक जो भी है, तब तक के लिए मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए कुछ टाइम के लिए। लेकिन नहीं, कोई भी कुछ भी इस पे अपने इस बात को खारिज कर ही नहीं रहा था। उस सबको यही था कि नहीं अभी के अभी जाना है मुझे, और दूसरा कोई पत्र ये ले ही नहीं रहा था। जहाँ भी मैंने अपना पत्र ये देना चाहा, मैंने सोचा शायद वो पढ़ेंगे, समझेंगे मेरी प्रॉब्लम क्या है। उस समय मैं भी बीमारी से जूझ रही थी, मेरे पापा तो थे ही, मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने सोचा है कि शायद इस बात को वो सुने और समझे। मेरे पास सारी मेडिकल रिपोर्ट भी रखी, मैंने वहाँ पे दिखानी भी चाहिए, लेकिन नहीं तो नहीं। उनका बस एक ये था कि अभी मुझे जाना है और गोरखपुर में ही अटेंड करना है। फिर मैंने सोचा जब मेरी ऐसे यहाँ पे जो है बात नहीं सुनी जा रही है, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, मेरा कोई पत्र रिसीव नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि शायद जो गवर्नमेंट की तरफ से पावर हेल्पलाइन बनी है 1090, उसका सहारा लेके मैं अपना प्रतिवेदन यहाँ पे दे सकूँ और उतना जवाब पा सकूँ, या मुझे कुछ दिनों की मोहलत और मिल जाए। ये सोच के मैंने 1090 पे कॉल करी और वहाँ से मेरी हेल्प के लिए एक सिपाही को भेजा गया। जब वो आए, उन्होंने पूछा जी मैडम क्या काम है आपका, तो मैंने उनको बताया बस ये प्रतिवेदन मैं यहाँ पे सबमिट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये लोग रिसीव कर लें। तो उन्होंने कहा कि इतनी सी बात है तो चलिए
कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मैंने कहा ओके। जब मैं वहाँ पे गई तो ऑफिस के जो गेट पे ही एंट्री करते ही मेरी ब्रांच के जो बड़े बाबू थे वो और बाकी जितने बड़े अधिकारी थे सब गेट पे आ गए और बहुत ही तीखे स्वर में, बहुत ही बेकार बोल के एकदम से गुस्से में मुझसे बोले कि ऐसा है आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा क्यों सर? आप अंदर जाइए, दूसरी ब्रांच में मुझे भेजने लगे। तो मैंने कहा सर जो भी बात करनी है आप सामने करिए ना। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा, यहाँ से जाइए। गुस्सा करने लगे। तो फिर जो मेरे साथ सिपाही थे उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, ऐसा आप जाइए, मैं हैंडल करता हूँ, देखता हूँ, जैसा जो होगा मैं बता दूंगा। तो मैं उनके कहने पे चली गई कि चलिए उनको मैं अपने साथ लेके आई हेल्प के लिए, उन्होंने ऐसा कहा है तो हो सकता कोई बात हो। मैंने कहा ठीक है आप लोग देख लीजिए। फिर कुछ देर बाद जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और गालियों के साथ आवाज़ें आ रही थी, बहुत सी गंदी गालियाँ जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जो कि सिर्फ मैंने ही नहीं पूरे स्टाफ ने, पूरे ऑफिस ने सुनी और देखी। फिर कुछ देर बाद वहाँ मुझे कॉल आता है। कॉल जो मेरे साथ सिपाही गए थे उनकी थी। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैडम सॉरी, मैं आपको अपने साथ ऑफिस से नहीं ला सका, मैं ऑफिस के बाहर हूँ, मुझे आपको वहाँ से लाने नहीं दिया गया। मैडम मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जब उन्होंने बात कही तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा था हर्ट हुए हैं, उनके अंदर भी एक दर्द है। उन्होंने कहा कि मैडम मुझे कुत्ते की तरह वहाँ पे गरियाया गया और मुझे वहाँ कुत्ते की तरह गालियाँ दी गई और वहाँ से भगा लिया गया। मैडम मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो आपके लिए क्या कर सकता था? मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई पावर नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। वो आर्मी के लोग हैं, ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ आप अपनी जगह सही हैं, उसके बावजूद मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये लोग ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी होते हैं जिनके आगे किसी की नहीं चलती। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे ये सुन के ताजुब भी हुआ और शॉक्ड भी लगा कि बताइए, इस तरह से उन्होंने कहा, वो कितना हर्ट हुए हैं। और सच कहूँ तो मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा भी आया कि क्या हो रहा है ये, यहाँ मन चाहा आचरण हो रहा, ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी जो चाहे वो करें। अभी तक तो सिर्फ मेरी बात थी, मेरा अपमान हुआ था, मेरे सम्मान, मेरा जो स्वाभिमान था उसका अपमान हुआ था, मेरे मूल अधिकारों का अपमान हुआ था। पर यहाँ तो गवर्नमेंट का अपमान हुआ, सरकार का अपमान हुआ। वो जो सिपाही था वो मेरे साथ आया था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो अपनी ड्यूटी पर आया था, उसे भी इस तरह से गरिया दिया गया, उसे भी इस तरह से भगाया गया कि उसे हर्ट हुआ। उसने कहा मेरी कोई औकात नहीं है, मुझे कुत्ते की तरह भगाया गया, मैं एक कुत्ता हूं। यहाँ मेरा या उसका अपमान नहीं हुआ, सरकार का अपमान हुआ है। जी हाँ, जो सरकार ने वुमेन पावर हेल्पलाइन बनाई उसका अपमान हुआ है। उस सिपाही ने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की थी। ये लोग अपने पद में इतना घमंडी हो गए, इतना चूर हो गए कि ये तक नहीं देखा कि वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसे भी इस तरह से है। क्या बताऊं, यहाँ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, और भी कई लोग हैं जो इस दंश को झेल रहे हैं। जी हाँ, जिन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, जिन्हें हरेसमेंट किया जा रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है। वो चाह के भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर डर है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो कहते हैं कि आप अपनी जगह सही हैं नेहा, मैं आपका सपोर्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं जानता हूँ कि आप सही हैं, पर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही।
क्योंकि मुझे डर है मेरी नौकरी जाने की। क्योंकि मुझे यहाँ डराया धमकाया जाता है कि अगर कोई भी आवाज़ उठाई गई या कुछ भी करा गया उनके खिलाफ तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मुझे भी डराया धमकाया गया और जब मैंने आवाज़ उठाई मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की, अंदर की कई ऐसी बातें बताई जो कि ये प्रूफ करती हैं कि यहाँ पे मनचाहा आचरण होता है, यहाँ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल होता है, लोगों को टॉर्चर किया जाता है, हरेसमेंट किया जाता है। और वो मेरे पास प्रूफ के तौर पर हैं, जो कि काफ़ी हैं कि मैं इस बात को साबित कर सकूं कि यहाँ पे ये सब होता है। जी हाँ, मैं एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ। मिडिल क्लास की लड़की कितने संघर्षों के बाद नौकरी पाई थी, किस तरीके से उसका जीवन था, किस तरीके से वो आज भी झेल रही है, सह रही है, ये सब सिर्फ एक मिडिल क्लास का ही इंसान समझ सकता है, ना कि ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी। मैं कितनी खुश थी कि मुझे सरकारी नौकरी मिली, क्योंकि वो मेरी मेहनत ईमानदारी से थी, लगन की से की हुई, जो कहते हैं कि लगन से पाया था वो था, ऐसे ही फोकट में नहीं पा गई थी। जी हाँ, मैंने कितने सपने देखे थे कि मेरी जितनी आज वो कठिनाइयाँ हैं या विषम परिस्थितियाँ हैं, इन सबको मैं सुधार सकूंगी अपनी नौकरी के दम पे। लेकिन क्या हुआ आप देख ही रहे हैं, 2.5 साल आज हो गए हैं, मेरी नौकरी लगे 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन इन 2.5 सालों में सिर्फ मैंने 4 महीने ही सैलरी उठाई है। जी हाँ, क्योंकि 4 महीने तक ही मैं सह पाई, इससे ज़्यादा नहीं सह पाई। क्यों? मैं टॉर्चर हो रही थी या हरेसमेंट का शिकार थी। उसको जब मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई तो मेरी सैलरी रोक दी गई। जी हाँ, और उन 4 महीनों में भी मैं एक दिन भी खुश नहीं हो पाई कि मेरी नौकरी लगी है। उसकी खुशी मुझे मिली नहीं, क्योंकि पहले दिन से ही मुझे टॉर्चर किया गया था, पहले दिन से ही मैं हैरेसमेंट का शिकार थी, मैं कभी खुश हो ही नहीं पाई। सरकारी नौकरी की खुशी मुझे मिल ही नहीं पाई, जो कि कितनी बड़ी खुशी होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक लड़के के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होती है, तो लड़की का तो खुद ही आप सोच लीजिए। लेकिन मैं खुशी नहीं मना पाई, मैं खुश नहीं हो पाई। जी हाँ, और आज भी मैं तंगी के ऐसे माहौल में जी रही हूँ कि आपको क्या बताऊँ, जहाँ ना जीते बनता है ना मरते बनता है। हार चुकी हूँ विनती कर करके, न्याय की पुकार कर करके, मांग के न्याय की मेरे साथ न्याय किया जाए। यहाँ तक कि मेरे साथ गोरखपुर और लखनऊ में ऐसा हुआ, मैंने इसकी सूचना दिल्ली हेड ऑफिस में भी दी। मैंने वहाँ पे बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी मेरी बात को नहीं सुना गया, ना ही मुझे कोई उसका रिप्लाई आया। मैंने मेल के थ्रू, पत्र के थ्रू, दोनों थ्रू से वहाँ पे अपनी बात रखी, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। यहाँ हर जगह मेरी आवाज़ दबा दी गई, क्योंकि सबको पता है कि मेरी तो ना तो कोई पावर है ना पैसा है कि मैं न्याय पा सकूं। मैं अकेली हूँ। जी हाँ, जहाँ अकेले इंसान को दबा दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, वही मेरे साथ हो रहा है। और ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी यही समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय गिड़गिड़ाने के, और मैं चाहे उनके सामने जितना गिड़गिड़ाऊं, गिड़गिड़ा के अपनी जान भी दे दूं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि मैंने उनसे ये कहा भी, आपने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं सुसाइड कर सकती हूँ, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे मामलों में कितनों ने सुसाइड कर लिए, उन्हें जब ऑफिस के लोगों ने परेशान किया है, जब वो ऑफिस के लोगों से हरेसमेंट हुए हैं
या टॉर्चर हुए हैं, तो उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हमने कहा आज मेरे साथ भी यही है कि मुझे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ किसका दरवाजा खटखटाऊं न्याय पाने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उन पे, कुछ भी नहीं। अब आप खुद सोच लीजिए, जहां इतनी बड़ी बात हो जाए उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स ना हो तो क्या होगा। फिर मेरे सामने ये एक आखिरी रास्ता मुझे नजर आया, आपका सपोर्ट, आप, कि शायद आपके द्वारा मैं न्याय पा सकूं। अब मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि जाके अपनी जान दे दी या सुसाइड कर लूं, मैं आखिरी दम तक लड़ने वालों में से हूं। अपने न्याय के लिए, अपने लिए मैं हर कोशिश करना चाहती हूँ, लेकिन एक मजबूरी में इंसान जब हर तरफ से हार जाता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। जी हाँ, आज मुझे वो चीज़ समझ में आई कि लोग क्यों सुसाइड करते हैं। अभी तक मैं कहती थी कि क्यों कर लेते हैं, अरे अपने न्याय के लिए लड़ते, न्याय पाते, अपने कि वो सही थे, अपने आप को प्रूफ कर देते, क्यों सुसाइड करते हैं। लेकिन आज मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ कि लोग क्यों सुसाइड करते हैं, सही होकर भी क्यों हार जाते हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों से पंगा लिया है जिनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो सही है, ये वो जानते हैं, इसलिए उनके सामने वो झुक भी नहीं सकते, ना उनकी सह सकते, और वो सुसाइड कर लेते हैं। आज मैं भी उसी रास्ते पे खड़ी हूँ, मैं सही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, पर मैं न्याय नहीं पा रही हूँ, मैं उन्हें सजा नहीं दिला पा रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी। मैं न्याय पाने के लिए हर कोशिश करूँगी। 2.5 साल हो गए, 2 सालों से मैं कर्जे में हूँ। जी हाँ, मेरे पति की भी इतनी सैलरी नहीं है जिससे हम खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। रेंट के घर में मैं रह रही हूँ, जो कि रेंट भी मैं रेगुलर नहीं दे पा रही हूँ, ना बिजली का बिल दे पा रही हूँ, ना घर का किराया दे पा रही हूँ। मुश्किलों में जूझ रही हूँ, लोन लिया है उसे भी चुका नहीं पा रही हूँ। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियों ने घेर रखा है। जी हाँ, ये बात मैंने अपने ऑफिस में भी बताया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे नौकरी करने दी जाए, लेकिन वहां पे भी नहीं सुना गया। मेरी इस कंडीशन को जानते हुए भी उन पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि तब तो वो और ज्यादा खुश हो गए, और तब उन्होंने जब देखा कि लोहा गर्म है, वार कर देना चाहिए, उन्होंने कर दिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया, रिक्वेस्ट करने के बाद भी। जी हाँ, आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मेरी कंडीशन बहुत खराब है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने न्याय के लिए आवाज उठाई है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, और यहाँ पावर का गलत इस्तेमाल करके इलीगल तरीके से मुझे निकाला गया है। मेरी आपसे विनती है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्लीज मेरा साथ दीजिए, मुझे न्याय दिला दीजिए। मैं आपको हर एक प्रूफ दूंगी। मैं जो भी आपको बातें बोल रही हूँ बिना प्रूफ के नहीं बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ आप लाख सही हो, लेकिन आप तब तक सही नहीं जब तक आप उस बात को प्रूफ ना कर पाए। आज मैं आपके सामने आई हूँ तो सारे सबूत के साथ आई हूँ। मेरे पास सबके खिलाफ जिनका मैं नाम लूंगी, उन सबके खिलाफ मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ कर सकती हूँ। बस मैं न्याय पाने के लिए अकेली हूँ, अकेले न्याय नहीं पा सकती हूँ बिना आपके सपोर्ट के। प्लीज मुझे वो मंच दे दीजिए, मेरा साथ दे दीजिए, मुझे न्याय दिला दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ प्लीज, ताकि उस ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों को, जो कि अपने घमंड में ये तक भूल गए कि क्या सही है क्या गलत है, अपने मनमाना आचरण कर रहे हैं, उन्हें भी पता लग जाए कि यदि कोई
सच्चा इंसान है और न्याय पाने के लिए उसने अब संघर्ष किया है और इस बात पे वो आ गया, अपनी नौकरी दांव पे लगाई, अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है उसने, तो वो न्याय पा सकता है। फिर चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठा हुआ इंसान हो, उसे वो नीचे गिरा सकता है। यहाँ न्याय की ही जीत होगी, सत्य की ही जीत होगी, ये मैं उन लोगों को दिखा देना चाहती हूँ। अगर कोई अकेला इंसान भी अगर ये ठान ले तो वो ये कर सकता है, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ। प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे न्याय दिला दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज। और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। प्लीज़ इतना तो आप कर दीजिएगा। हो सकता है आपके रीट्वीट करने से, आपके शेयर करने से ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जो मुझे न्याय दिला सके, जो मेरी हेल्प कर सके, जो मेरी आवाज़ को सुन सके। बस मेरी आपसे इतनी विनती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे न्याय दिला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।